हेलो टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी क्लास में। आज स्टूडेंट्स हम ओ लेवल के M1 R5 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जिसमें हमें स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। और जो चैप्टर 4 है इसमें स्प्रेडशीट तो पढ़नी है, साथ ही साथ में आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका लिब्रे ऑफिस का कैल्सी। देखिए जो नाइलेट है उसने आपके M1 R5 में लिब्रे को शामिल किया है और लिब्रे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का जो कैल्सी है उससे रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, नाइलेट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैल्सी को ओपन करना सीख लेते हैं कि कैल्सी को किस तरीके से ओपन किया जाता है। देखिए जो कैल्सी है वो लिब्रे ऑफिस का ही एक टूल है। तो लिब्रे ऑफिस क्या होता है सब मैं आपको बता चुकी हूँ। लिब्रे ऑफिस में हम राइटर को किस तरीके से ओपन करते थे बता चुकी हूँ। तो जैसे हम राइटर को ओपन करते थे ना, ऐसे कैल्सी को ओपन करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए सेम है, आपको पहले लिब्रे ऑफिस को ओपन करना होगा। तो ये लिब्रे ऑफिस का आइकन है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। इस पर जस्ट आप डबल क्लिक करिए तो देखिए लिब्रे ऑफिस का जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये लिब्रे ऑफिस की टूल्स है, तो इसमें से जो कैल्सी है उसको हमको पढ़ना है। राइटर में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ कैल्सी के बारे में पढ़ते हैं। तो कैल्सी को ओपन करने के लिए जस्ट कैल्सी पर डबल क्लिक किया है मैंने। इस तरीके का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको इसे ओके कर देना है। अब ये जो आपको काफी बड़े सेल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेल का साइज है वो मैं यहाँ पे छोटा कर देती हूँ, है ना। इसको लगभग ठीक है। तो सेल का साइज जो है वो यहाँ से बड़ा और छोटा हो जाता है। पूरे स्प्रेडशीट का साइज यहाँ से छोटा और बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम ओपन करते हैं अपना कैल्सी। ठीक है, अब कैल्सी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए जो हमारे MCQ में मिल जाएंगी। पहली चीज की कैल्सी का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। सो जो कैल्सी है उसका बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट में ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये लिखा है आपका अनटाइटल्ड 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपना कैल्सी ओपन करोगे, इसको आपने सेव नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये अपनी तरफ से एक नाम देता है और उसका नाम होता है अनटाइटल्ड 1। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो कैल्सी है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या है यहाँ पे, अनटाइटल्ड 1। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी तो बताया जा रहा है कि कैल्सी का ये टूल है। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है वो किस तरीके से सेव है, अनटाइटल्ड 1। ओके, नाउ तो आपने ये ओपन करना सीख लिया कैल्सी। चलिए आइए अब शुरू करते हैं हम अपने MCQ क्वेश्चंस और उसके आधार पे हम प्रैक्टिकली इसको पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। अभी जस्ट आप देख के आए हो, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या था कैल्सी का, अनटाइटल्ड 1। ओके, सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, किसी भी फाइल के बाद डॉट करके उसका जो नेम लिखा होता है वो उसका एक्सटेंशन नेम होता है। राइटर में मैंने आपको बताया था, राइटर का जो एक्सटेंशन नेम था वो था आपका .odt। ठीक है, तो यहाँ पे .odt तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एक्सटेंशन नेम जानना है तो उसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी फाइल को हम सेव करते हैं। तो फाइल पे गए, हमने सेव एज पे क्लिक करा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद सपोज डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट तो इसका नाम अनटाइटल्ड 1 दिया ही हुआ है। मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। मैं इसका नाम यहाँ पे कर देती हूँ सपोज ट्रायल 1। ठीक है, अब ये फाइल नेम है जो कि मैंने दिया है। अब इसके बाद जो इसका एक्सटेंशन नेम है ना वो मेरे को सिस्टम खुद देगा। ठीक है, कब देगा, जब मैं उसको ये बता दूंगी कि इसको किस तरीके से सेव करना है। तो मुझे इसको बेसिकली स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में सेव करना है ना, तो सेव एज टाइप मेरा यहाँ पे ODF स्प्रेडशीट ही रहेगा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ठीक है ना, सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या नाम आ रहा है। अब पहले अनटाइटल्ड आ रहा था ना केवल, अब क्या नाम आ रहा है, अब आ रहा है trial.ods। O का मतलब यहाँ पर हो गया ओपन, D का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट और S का मतलब होगा स्प्रेडशीट। जो आपकी फाइल है इसका पूरा नाम क्या है, trial1.ods। trial1 बता रहा है फाइल का नाम और .ods बता रहा है इसका एक्सटेंशन नेम। तो लिब्रे का जो एक्सटेंशन नेम है वो .ods होता है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आएगी। नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नंबर को आप
हटा दीजिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था असल में ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है स्प्रेडशीट का, तो स्प्रेडशीट का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है वो कौन सा होता है, ओडीएस। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ओ का मतलब हो गया ओपन, और डी का मतलब हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट, और एस का मतलब हमारा यहाँ पर हो गया स्प्रेडशीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और विस्तार में मैंने बताया है जिसमें मैंने लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन बताया था वहां पर। ठीक है, तो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये ODT डी नंबर पर, ये आपका होता है राइटर का। ठीक है, राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है ये ODT। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, यहाँ पे जो ई है ये गलत लिखा हुआ है, ई की जगह यहाँ पे आएगा कैल्सी। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी होता क्या है, तो याद ध्यान रखिए जो जैसे आपका एक्सेल होता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ऐसी जो स्प्रेडशीट होती है लिब्रे ऑफिस में उसको हम कैल्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है इन लिब्रे कैल्सी अब फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ। अब आपको बताना है कि कैल्सी में जो फॉर्मूला है वो किससे शुरू होता है। तो जैसे हमारा एक्सेल में भी कोई फॉर्मूला होता था ना वो इक्वल से शुरू होता था, इसी प्रकार लिब्रे कैल्सी में भी जो फॉर्मूला है वो इक्वल से ही शुरू होगा। आइए देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जैसे सपोज मुझे एडिशन का फॉर्मूला लगाना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ओके ना, अब मुझे 4 और 5 को ऐड करने का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको हमेशा हमेशा स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है, इक्वल, फिर लिखना होता है सम। अब आपको देखिए 4 और 5 इन दोनों को ऐड करना है ना, तो जस्ट आप 4 और 5 इन दोनों को कंट्रोल की, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए माउस की सहायता से या कंट्रोल की सहायता से, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। तो दोनों को जब मैंने एक साथ सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए सेल के एड्रेस आगे C8 to C9। ठीक है, नाउ इसका हमने ब्रैकेट क्लोज किया और इक्वल कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 9 आंसर आ चुका है। लेकिन ये क्या था, मेरा ये सम का फॉर्मूला था। यदि मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाती तो क्या होता, यदि मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाऊंगी तो देखिए जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा ना वैसा के वैसा लिखा हो गया। इसलिए कोई भी फॉर्मूला जब भी आप लिखो उसके पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमने क्या बताया था, वो बताया था हमने ऑप्शन नंबर डी मीन्स इक्वल। कोई भी फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला वो इक्वल से ही शुरू होगा। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला हेलो एंड प्लस एंड वर्ड। ये जो है फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आएगा और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा और यहाँ पे ये एंड का साइन भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं आएंगे। ओके फाइन, तो ये फॉर्मूला जो है वो गलत लिखा हो गया, आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो M% का साइन ना, ये जो एंड का साइन है ना इसको M% भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब हमें कोई दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है ना तब हम यहाँ पे M% का यूज करते हैं। देखिए हमको कोई 2 नंबर जोड़ना है तो 2 नंबर जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लस का। ठीक है फाइन, लेकिन हमको जब 2 स्ट्रिंग जोड़नी होती है यानी जो कैरेक्टर्स में लिखा होता है ना उसको जोड़ना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, M% का। ठीक है, अब एक चीज तो समझ में आ गई कि M% का यूज करके हम स्ट्रिंग को जोड़ेंगे। दूसरी चीज क्या समझ में आती है, कोई भी स्ट्रिंग यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी होंगे वो आपके हमेशा और हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखे होंगे। यदि डबल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखा तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हर स्ट्रिंग को आपको डबल इन्वर्टेड कोट्स में ही लिखना है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर इसका क्या आंसर आ रहा है। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। सपोज यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, इक्वल। इक्वल के बाद क्या लिखा था वहां पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में हेलो, डबल इन्वर्टेड कोट्स 1। उसके बाद जो है एंड का साइन था, इसको हम M% भी बोल सकते हैं। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा था आई थिंक वर्ल्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देती हूँ। तो देखिए 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ गए, हेलो और वर्ल्ड दोनों आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे यदि मैं हेलो के बाद स्पेस दे देती हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा।
ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैंने जैसा लिखा वैसा के वैसा प्रिंट हो गया और M% ने बेसिकली इसको क्या किया है, दो स्ट्रिंग को मेरी आपस में जोड़ा है। अब बात ये आती है कि जो स्ट्रिंग है इसको हमें डबल इन्वर्टेड कोट्स में ही लिखना होता है। सपोज मैं यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखती हूँ तो क्या मेरा आंसर आएगा, देख लेते हैं, नहीं आएगा। फाइन, तो जो स्ट्रिंग है उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होगा। और हाँ, स्ट्रिंग जो चालू हो रही है तब डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाना है, बंद हो रही तब भी लगाना है। यदि इन दोनों में आपने गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए आए, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो जो नन ऑफ द अबव है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो आंसर डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला काउंट B1 to 3 यहाँ पे वेयर B1 = 5, B2 = 4 एंड B3 = 6। ठीक है, हमको बताना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है इसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला जो है इक्वल काउंट, यहाँ पे काउंट के पहले इक्वल रहेगा, है ना, इंग्लिश वाले में। यहाँ पे हिंदी में देखिए इक्वल काउंट B1 to B3 लिखा हुआ है, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सेल के नंबर भी दिए हुए, तो हमें बताना है इसका परिणाम क्या मिलेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे लिखा हमने 4 और यहाँ पे लिखा हमने 6। अब यहाँ पे हमें काउंट का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने लिखा इक्वल काउंट। ठीक है, अब जो काउंट है उसमें क्या लिखा है, B1 to B3, यही फॉर्मूला था। तो ऐसे फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है, B1 से लेकर B3 तक के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए माउस की सहायता से, लेफ्ट की प्रेस कीजिएगा और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे इसने कुछ गलती बताई है। गलती क्या है, गलती है काउंट की स्पेलिंग में, COUNT। ठीक है, ये जानबूझ के इसलिए गलत की ताकि आप ये जान जाए कि भाई हमें स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3। काउंट क्या करता है, काउंट जितने भी नंबर होते हैं ना उनको कैलकुलेट करता है, यानी इनका एडिशन नहीं करेगा, जितने नंबर है। तो ये कितने नंबर थे, बेसिकली 5, 4, 6, 3 ही नंबर थे ना, तो 3 काउंट आ गया। मान लो और भी काउंट की संख्या हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कितने नंबर कर दिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मैं काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। यानी जितना नंबर है, जितना डेटा है, उतना काउंट आंसर देता है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है उसमें कितने सेल रेफरेंस होते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जो सेल रेफरेंसिंग है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर सही रहेगा। अब इनके नाम जान लीजिए। तो इनके जो नाम है, यानी जो आपकी सेल रेफरेंसिंग है, ये 2 प्रकार की होती है। तो इनमें से पहला प्रकार होता है आपका रिलेटिव और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, अब तीसरा प्रकार और होता है, वो क्या होता है, आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर होता है, यानी हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है और थोड़ा सा मिक्स सेल रेफरेंसिंग का फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका भी फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, आपने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे आपने 3 लिखा, है ना। अब सपोज आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, आप लिखते हैं इक्वल सम, और जिसमें आप इन दोनों सेलों में जो भी डेटा लिखा वो इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 5 आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स यहाँ से आप 2 को सपोज कॉपी करेंगे, मैंने यहाँ पे Ctrl+C की सहायता से कॉपी किया है, और सपोज मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, क्या ये 2 मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, फाइन, पेस्ट हो गया। लेकिन अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ अभी तो। लेकिन यदि मैं इस 5 को यहाँ से जिस सेल पे मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ, यदि मैं इसको कॉपी करती हूँ, तो क्या ये जो 5 है वो मेरा यहाँ पे सपोज मैं D सेल में आके इसको पेस्ट करती हूँ, तो क्या वो 5 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा या फॉर्मूला। तो देखिए, जिस भी सेल में फॉर्मूला लगा होता है, यदि आप उसको कॉपी करते हैं तो कभी भी उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती, वो फॉर्मूला ही कॉपी होता है। ठीक है,
अब फॉर्मूला कॉपी तो हो गया, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो क्या फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो नहीं। देखिए वैल्यू तो 0 आ गई। अभी इसको छोड़िए, मैं अभी आपको समझाती क्यों आई है। फॉर्मूला जो है कॉपी तो हुआ है, लेकिन कैसे कॉपी हुआ? रिलेटिव फॉर्म में। रिलेटिव फॉर्म में यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका? A1:A2। ठीक है। अब यदि आप इसको डी सेल में कॉपी करते हैं तो इसी से रिलेटिव फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, यानी एज इट इज A1:A2 नहीं होगा। डी के सेल में कर रहे हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा D1:D2। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दीजिए, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? फॉर्मूला D1:D2। तो फॉर्मूला देखिए सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है? जो हमारे फॉर्मूला होता है उसके जो सेल के एड्रेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी फॉर्मूले के सेल के एड्रेस चेंज हो जाना, इसका मतलब ये प्रोसेस हमारी कहलाती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिलेशन में ये सेल के एड्रेस चेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यदि आपने कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट किया तो क्या पेस्ट हुआ? D1:D2, जबकि आपने कॉपी किया था A1:A2। अब सपोज मैं इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी करती हूँ, इन केस में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ F8 में। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए कि क्या पेस्ट होगा? फॉर्मूला पेस्ट होगा, लेकिन A की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे F आ जाएगा। लेकिन सेल का जो नंबर है क्या आएगा? जैसे कि A1:A2 था तो क्या यहाँ पर F1:F2 आएगा? तो देखिए F1:F2 यहाँ पे सेल का एड्रेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे F6:F7 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है? जिस भी आधार पे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उसी आधार पे वो अगले सेल में जाके पेस्ट होता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसका आधार ये था कि भाई इस सेल के जस्ट ऊपर जो भी 2 नंबर लिखे हैं ना, उन 2 नंबर को तुमको जोड़ना है। अब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करते हो तो इस सेल के ऊपर के जो 2 सेल है ना, जो सिर्फ इन दोनों का सेल एड्रेस ले लेगा, यानी इन सेल के ऊपर यदि आप कोई भी नंबर दोगे तो उन सेल के एड्रेस के ये नंबर को यहाँ पर जोड़ देगा। देखिए ऑटोमेटिक इसने जोड़ दिया। ठीक है, तो रिलेटिव का यही मतलब होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का मतलब जो आप कॉपी करते हो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कहीं और जाके पेस्ट करते हो तो वो रिलेटिव पोजीशन में जाके पेस्ट होता है। ठीक है, यानी उसमें जो सेल का एड्रेस है वो चेंज हो जाता है और सेल का एड्रेस रिलेटिव फॉर्म में ही चेंज होता है। यानी यहाँ आपके जो सेल है उनका एड्रेस कुछ ऐसा है कि भाई A1:A2 है, यानी उसके जस्ट ऊपर के 2 सेल हैं, तो आप इसको कहीं भी जाके कॉपी करो वो इसके अपने ऊपर के 2 सेलों का एड्रेस ही यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 का क्यों आ रहा है? तो 0 इसलिए आ रहा है जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे पेस्ट किया और तो ये किसका एड्रेस लिया? D1 और D2 का। तो D1 में ना तो कोई डाटा है ना D2 में कोई डाटा है, तो जब कोई भी डाटा नहीं उसको 0 मान लेता है, तो 0 + 0 यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग सीधी सी बात है, यहाँ पे सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो मैं 5 को यहाँ से कॉपी करूं, यानी ये जो सेल का एड्रेस मेरे जो कॉपी होके कहीं और जाएंगे ये चेंज नहीं होने चाहिए, ये एज इट इज रहने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन पुट कर दिया। तो देखिए डॉलर जो है वो A के पहले भी लग रहा है और 1 के पहले भी लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे दोनों जगह डॉलर लगा देना है, यानी सेल के पहले भी और सेल का जो नंबर है उसके पहले भी डॉलर का साइन लगा देना है। तो जब आप डॉलर का साइन लगा देते हो इसका ये मतलब होता है कि आपने इस सेल को बना दिया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। इसका ये मतलब है अब आप इस सेल को कॉपी करो और कहीं भी ले जाके पेस्ट कर दो, तो जो एड्रेस आपका इस सेल में था वही एड्रेस आपका यहाँ पे आके पेस्ट हुआ है। देखिए एज इट इज एड्रेस पेस्ट हुआ है, कहीं पर भी ले जाइए अब आपको 5 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल का एड्रेस है वो एज इट इज ही आपको दूसरी जगह पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, अब मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? मिक्स्ड का मतलब कहीं पर डॉलर है और कहीं पर डॉलर नहीं है, यानी रिलेटिव सेल एड्रेस भी है और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस भी है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। फाइन, नाउ आई होप आपको यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग समझ में आया होगा। और जहाँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर हो जाता है वही उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर मैक्सिमम इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम कॉलम और रो और कॉलम कितने होते हैं? तो देखिए मैक्सिमम जो रो है वो 1048576 होती है। इस नंबर को आप याद रख लीजिएगा, 10,48,576। ठीक है, और जो कॉलम है वो आपके होते हैं 1024।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी कैन हैव। कैल्सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट कितनी होती है? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1000। ठीक है, 1000 वर्कशीट्स आपको कैल्सी में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विथ कंट्रोल टू क्रिएट अ न्यू लाइन और पैराग्राफ इनसाइड द सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी विच की इज यूज। इसका ये मतलब है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर यदि आपको न्यू लाइन या न्यू पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप कौन सी कुंजी का यूज करोगे, यानी कौन से की का यूज करोगे? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आएगा आपका कंट्रोल प्लस एंटर। आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल है, सपोज का साइज मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब मैं सपोज में डेटा लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एप्पल, देन एंटर करके यदि मुझे मैंगो लिखना है तो ये देखिए नेक्स्ट सेल पर यानी नेक्स्ट सेल पर आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ इसी सेल के अंदर ये लिखा हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? तो उसके लिए यहाँ से तो मैं हटाती हूँ, यहाँ पे अपने इसी सेल पर आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में इसी सेल में लिखा हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे मैंने पहली लाइन लिखी, अब मुझे एंटर अब यदि मैं एंटर करती हूँ तो नेक्स्ट सेल पे आ जाऊंगी। इसी सेल में आने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद देखिए इसी सेल में मेरा डेटा लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर मुझे यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो मेरा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला मैक्स v1:v3 प्लस मिन v1:v3 इज वेयर v1 इक्वल्स टू 5 है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है, v2 इक्वल 2 एंड v3 इक्वल 7। ठीक है, यहाँ पे b1 के बाद इक्वल का साइन रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इक्वल। ठीक है, नाउ तो ये आपके पास b1 से लेकर b3 तक के नंबर है। b1 का नंबर 5 है, b2 का नंबर 2 है और b3 का नंबर 7 है, और उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर देखना है कि आंसर आता है। तो आंसर वैसे तो आपको शो हो रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बट ये आंसर आएगा कैसे? तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने बताया b1 में 5 है वैल्यू, b2 में जो वैल्यू है वो 2 है और b3 में जो वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इक्वल मैक्स। ठीक है, और किन वैल्यूज का मैक्सिमम चाहिए हमको? b1 से लेकर b3। फाइन, यही फॉर्मूला था मैक्स का। तो ये हमने यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला पुट किया, फिर उसने पुट किया यहाँ पे प्लस देन मिन का फॉर्मूला, मीन्स मिनिमम का फॉर्मूला, और मिनिमम भी हमें किस में से निकालना है? b1 से लेकर b3 के बीच में। फाइन, और यहाँ पे हमने लगाया कॉमा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्स जो फॉर्मूला है वो जो भी सेल एड्रेस दिए गए उनमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करता है। तो जो मैक्स का फॉर्मूला है ना b1:b3, ये फाइंड आउट करेगा इनमें से सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 7। ठीक है, मिन का नंबर फाइंड आउट करेगा, मिन का नंबर b1 से लेकर b3, यानी मिन यानी सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैक्स का जब फॉर्मूला लगा उससे वैल्यू निकली 7 और मिन के फॉर्मूले से वैल्यू निकली 2, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 + 2 जो है वो 9 होता है, यानी 9 आंसर होता है। देखिए हमारे यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे हमारा 9 आंसर एकदम करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि यहाँ पे कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें इस तरीके से कोई 2 स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? आइए जान लेते हैं ना। यहाँ पे फॉर्मूला है कॉन्कैटनेट। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लगा है कॉन्कैटनेट का। देन कॉन्कैटनेट होता क्या है? कॉन्कैटनेट एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैसे होती है? स्ट्रिंग हमेशा और हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है, और जो स्ट्रिंग है वो होती है आपके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी जब कई सारे कैरेक्टर हमारे पास होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग को लिखने का जो नियम है वो है आपका डबल इन्वर्टेड कोट्स। सो डबल इन्वर्टेड कोट्स में यहाँ पे लिखा आपने CCC देन कॉमा, और देन आपने लिखा यहाँ पे तैयारी डबल इन्वर्टेड कोट्स। तब ये कॉन्कैटनेट क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा, यानी CCC तैयारी आपको प्रिंट करके दे देगा। देख लेते हैं। देखिए CCC तैयारी आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। ओके फाइन,
सो कॉन्कैटनेट जो है वो दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो कि कॉन्कैटनेट जैसे ही होता है, वो होता है आपका कॉन्कैट। ठीक है, तो आप कॉन्कैटनेट पूरा ना लिखते हुए कॉन्कैट भी लिखोगे तब भी आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमने सेम काम किया है। यहाँ पे हमने लिखा ट्रिपल सी कॉमा और फिर हमने लिखा यहाँ पे तैयारी, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए सेम काम होता है ना। तो कॉन्कैटनेट और कॉन्कैट जो है वो सेम काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कैल्सी द रीनेम शीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। यदि आपको अपनी शीट को रीनेम करना हो तो वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है? तो जो राइट आंसर है वो होगा आपका शीट, यानी जो शीट का ऑप्शन है वहीं पर आपको रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है। आइए देख लेते हैं। ये आपने एक्सेल, ये आपने कैल्सी को ओपन किया है। यहाँ पे देखिए शीट टैब है, शीट टैब पे आपने क्लिक करा। शीट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार आप सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, आप कोई पेज में ब्रेक ले सकते हैं, साथ ही साथ में आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए ये रीनेम शीट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो शीट 1 है, जो कि आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम चाहें तो हम कर देते हैं ओ लेवल। ठीक है, और ओके कर देते हैं तो देखिए शीट का नाम ओ लेवल हो चुका है। ओके, सो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिला? शीट टैब के अंदर। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो सही आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस दैट शोज 16% ऑफ द वैल्यू A1, यानी A1 में जो डेटा लिखा हुआ है उसका 16% जो है वो चाहिए, यानी 16% का जो भी नंबर होता है वो चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर तो आपको दिख ही रहा है ऑलरेडी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा। इस तरीके का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो A1 के अंदर जो भी संख्या रखी है उसका 16% आपको मिल जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो इक्वल A1 है ना, A1 का कितना चाहिए मुझे? 16%। तो यहाँ पे मैंने 16 लिखा और जस्ट लगा दिया यहाँ पे परसेंटेज का साइन। तो देखिए 16% जो है वो कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब आप यदि यहाँ पे नंबर बदलते हैं, सपोज यहाँ पे आप 200 कर देते हैं, तो 200 का जो 16% है वो 32 हो जाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट इन कैल्सी। कैल्सी में कितनी शीट होती है बाय डिफॉल्ट? तो आप देखते ही आ रहे हैं प्रैक्टिकली कि बाय डिफॉल्ट वो एक ही शीट देता है। देख लीजिए, देखिए हमने ये पेज ओपन किया था तो ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही शीट मिली थी जिसका नाम शीट 1 था बाय डिफॉल्ट। हमने उसका नाम चेंज करके यहाँ पे ओ लेवल कर दिया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही शीट मिलती है और उसका नाम शीट 1 होता है। ठीक है, हमने जस्ट अभी इसका नाम ओ लेवल किया है जो कि आपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप इस तरीके का कोई फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जिसमें आप C2 की वैल्यू 5 देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर। ठीक है, C2 है जिसकी वैल्यू उन्होंने 5 दी है। ठीक है, ना अब फॉर्मूला लगाए यहाँ पे आपको इक्वल इफ C2 मीन C2 सेल के अंदर रखी हुई जो वैल्यू है यदि वो 50 से बड़ी है तो यस प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, देखिए C2 के अंदर जो वैल्यू रखी हुई यदि वो 20 से बड़ी है तभी यस प्रिंट होकर आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपकी इफ कंडीशन लगती है तो इफ कंडीशन में दो चीजें होती है, यस और नो। ठीक है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है यानी C2 के अंदर रखी वैल्यू यदि वास्तव में 50 से बड़ी है, 50 बोला है या 20 बोला है, यहाँ पे एक बार नंबर कंफर्म करते हैं, 20 बोला है ना, कोई बात नहीं, हमने 50 लिख दिया था, एक ही बात है, हमें समझना है अभी, है ना। यहाँ पे जो नंबर दिया हम उसको लेके चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला ये कह रहा है यदि C2 के अंदर रखी हुई वैल्यू 20 से बड़ी है, यानी जो 5 रखा हुआ है ना, यदि ये 20 से बड़ा है तो यस प्रिंट हो जाए, अदरवाइज नो प्रिंट हो जाए। तो आप बताइए क्या जो C2 में वैल्यू रखी 20 से बड़ी है? 20 से बड़ी नहीं है ना, जो कंडीशन है फॉल्स हो रही है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नो। देख लेते हो रहा है यानी, देखिए नो प्रिंट हो चुका है। फाइन, नाउ कंडीशन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे C2 की वैल्यू इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे C2 की वैल्यू कर देती हूँ 30। ओके, नाउ अब जो फॉर्मूला देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्या आ गया? यस,
क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है, C2 के अंदर रखी हुई वैल्यू यदि 20 से बड़ी है तो तुम यस को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशनल फॉर्मूले होते हैं जो कंडीशन के आधार पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन में लाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो। तो लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन में लाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे को दबाओगे तो आपकी जो लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। देख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल शिफ्ट जे को प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से मैक्सिमाइज हो चुकी है, यानी पूरे में फैल चुकी है स्क्रीन। और फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट जे कर रही हूँ तो जो स्क्रीन है वापस से अपने यथार्थ रूप में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच कैटेगरी आर फंक्शन कॉस इवन फैक्ट एक्सपी इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में ये जो आपके फंक्शन है कॉस इवन फैक्ट एक्सपी ये कहाँ पर मिलते हैं, तो आइए जान लेते हैं। वैसे आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है कि आंसर क्या है, यहाँ पर सी। मैथमेटिकल के अंदर आपको ये सारे फंक्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये मैथमेटिकल फंक्शन कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के लिए या फंक्शन लगाने के लिए हमको जाना होता है इंसर्ट टैब के अंदर, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमको फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप इंसर्ट टैब में जाके फंक्शन पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की को प्रेस करेंगे तब भी आपका सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लगाया हुआ था आपको जस्ट दिखाया था वो लगा हुआ है अभी तो यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, कहीं और अपना कर्सर लेकर आती हूँ, और अब मैं दबा रही हूँ यहाँ से कंट्रोल के साथ F2 फंक्शन की। ठीक है, तो दोनों तरीके से इंटरफेस ओपन हो सकता है। कंट्रोल F2 की को नोट कर लीजिए, पूछी जाती है कि फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी की का हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल F2 की का यूज करते हैं। यदि आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो F2 की प्रेस करने से पहले फंक्शन की को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शन की ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, ऑल दी हुई है अभी तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं मैथ्स की कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए और यहाँ से आप मैथमेटिकल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये जितने भी फंक्शन है वो देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं, ABS मिल रहा है। इसी तरीके से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए कॉस मिल गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको जो साइन फंक्शन है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने फंक्शन वहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी फंक्शन आपको इस विजार्ड में मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से आपने दो चीजें सीखी। एक तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं जो बताए गए हैं या जितने भी फंक्शन है जो ये बताए गए हैं ये हमको मैथमेटिकल विजार्ड में मिलते हैं। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी, यदि आपको फंक्शंस को या फंक्शन विजार्ड को ओपन करना है तो आपको कंट्रोल F2 प्रेस करना होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूरी पंक्ति को एक साथ सिलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। यानी आपको पूरी रो को एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट स्पेस। ओके, पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या होती है शिफ्ट स्पेस, और यदि आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 पे ऑलरेडी सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। अब ये पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस को मैंने प्रेस किया तो देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। अब सपोज मुझे ये जो बी है इस सपोज पूरे कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं प्रेस कर दूंगी यहाँ पे कंट्रोल स्पेस। अच्छा, दूसरा एक तरीका और है सिलेक्ट करने का। यदि आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो कहीं पर भी जिस भी नंबर की रो सिलेक्ट करनी है वहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर दीजिए उस नंबर के ऊपर, यानी उस नंबर के ऊपर माउस को प्रेस कर दीजिए जो लेफ्ट बटन है माउस का, तो तब भी आपकी रो सिलेक्ट हो जाती है। कॉलम को सिलेक्ट करना है तो फंक्शन जो की है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस, लेकिन फिर भी आपको पूरा कॉलम लेना है तो दूसरा तरीका होता है आप जस्ट उस कॉलम पे जाइए अपना कर्सर लेके और उसको जस्ट क्लिक कर दीजिए अपने माउस को, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अंतिम सेल का पता क्या है। अंतिम सेल क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर तो हमको दिख रहा है क्या होता है AMD। ध्यान रखिएगा XMD जो है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलता है, ठीक है, लेकिन आप यदि कैल्सी की बात करें तो वहां पे आपको AMJ मिलेगा। अब ये AMJ कहाँ मिलता है आइए देख लेते हैं।
देखिए आपको सबसे आखिरी कॉलम जानना है ना, तो सबसे आखिरी कॉलम जानने के लिए आप कंट्रोल के साथ और राइट एरो की जो होती है, जो राइट डायरेक्शन वाली होती है, उसको प्रेस कर दीजिए, तो आप बिल्कुल लास्ट कॉलम पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो अंतिम सेल है, सबसे आखिरी सेल होगा, वो आपका क्या होगा, AMJ। ठीक है, लेकिन अगर वो पूरा पूछ ले, यहाँ पे तो सिर्फ AMJ दिख रहा है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, पूरा पूछ ले कि पूरे कैल्सी का सबसे आखिरी सेल कौन सा है, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ एरो की को प्रेस कर दीजिए, तो बिल्कुल सबसे आखिरी सेल में पहुंच जाएंगे, जिसका एड्रेस ये बनेगा AMJ 10,48,576। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ये अंतिम सेल का एड्रेस है, और अंतिम कॉलम पूछे तो वो आपका AMJ है, अंतिम रो पूछे तो वो आपका 10,48,576 है। ठीक है, वास्तव में जो क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम सेल बताओ, तो अंतिम सेल देखा जाए तो वास्तव में हमारा यहाँ पे AMJ 10,48,576 बन रहा है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने यहाँ पे कॉलम के ही नाम दिए। तो सबसे आखिरी कॉलम जो हमने देखा था वो कौन सा होगा, AMJ। तो यहाँ पे आपको AMJ को सिलेक्ट यहाँ टिक करके आना है। ठीक है, देखिए MCQ होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कुछ नहीं होते, सिर्फ दिए गए ऑप्शन में से दिमाग लगा के क्लिक करना होता है या आंसर चूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से दिमाग लगा के AMJ आंसर कर आना होगा। ये बेसिकली अंतिम कॉलम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे अंतिम सेल पूछा गया है, और वास्तव में जो अंतिम सेल आपने देखा था वो AMJ के साथ 10,48,576 था, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको फिर यहाँ पे AMJ ही सिलेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सेल एड्रेस इज चेंज व्हाइल कॉपिंग द फॉर्मूला देन द फॉर्मूला इज नोन एज। ठीक है, ये कह रहा है यदि सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है जब हम सेल को कॉपी करते हैं। ठीक है, यानी सेल को कॉपी करते वक्त यदि हमारे सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो किस तरीके की रेफरेंसिंग कहलाएगी। तो इस तरीके की रेफरेंसिंग कहलाती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, या रिलेटिव एड्रेस रेफरेंसिंग, या रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव में क्या होता है, जो आप फंक्शन को कॉपी करते हो वो फंक्शन को यदि आप कहीं और जाके पेस्ट करोगे तो वो सेल के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट फंक्शन, यानी फंक्शन को इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कंट्रोल F2। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यदि आपको फंक्शन विजार्ड को ओपन करना है कैल्सी में, तो कंट्रोल F2 को प्रेस करिए। अदरवाइज मैंने आपको नेक्स्ट मेथड में बताइए कि इंसर्ट टैब में जाइए, वहाँ पे फंक्शंस पे चले जाइए, वहां से भी आप फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के पीछे जाए तो कंट्रोल F2 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्सी का अधिकतम जूम कितना है। अधिकतम जूम यानी कितना जूम हो सकता है लिब्रे ऑफिस। तो आपको आंसर यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो 400% है वहां तक जूम हो सकता है। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए अभी जो जूम है यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड इतना वो 1110% है। यदि देखिए मैं इसको फुल कंप्लीट जूम करती हूँ तो ये आंसर दे रहा है मेरा 400%, यानी 400% तक ये जूम हो सकता है। अच्छा, जूम इन यानी छोटा कितना हो सकता है, नहीं यानी जूम इन कितना हो सकता है। तो यदि कम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट हमारा जूम इन का साइज है वो होता है 20%। देखिए यहाँ पे 20% दिख रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बता दिया जाता है कि कितनी पोजीशन पे हमारा जूम है पेज। ठीक है, तो सबसे छोटी पोजीशन यदि हम लेकर आते हैं इसके जूम साइज की, सबसे छोटा जूम यानी जूम इन, तो वो 20% होता है, और यदि सबसे बड़ा लेकर चलते हैं तो वो आपका फिर 400% होता है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।